अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल द स्टडी टेक में स्वागत है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 29th ऑफ सितंबर 2022। 29 सितंबर 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड एडिटोरियल होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली फॉर ऑल दो स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज दिस वीडियो इज बाइलिंगुअल। इट मीन्स आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी एंड इंग्लिश। सो आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी नहीं आने वाली है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पहले एमसीक्यूज को, उसके बाद एक्सटर्नल अफेयर्स की न्यूज़ को। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द हिंदू एनालिसिस। सो होल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज माइन। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी बस एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि आपको हमारे ऐसी वीडियो की अपडेट्स मिलते रहें। ओके। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज 36th नेशनल गेम का ओपनिंग सेरेमनी है जो कि कहाँ पर होने वाला है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में होने वाला है। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कीजिएगा। आज ओपनिंग सेरेमनी है किसका, 36th नेशनल गेम का, जो कि गुजरात में होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। 4:30 बजे ओपनिंग सेरेमनी है और इसका जो थीम है ये लिख लीजिएगा, सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट। ठीक है, इसका जो थीम है क्या है, सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट। इसके अंदर 36 स्पोर्ट्स को इंक्लूड किए गए हैं और 36 स्टेट्स एंड यूटीज के स्पोर्ट्स प्लेयर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और दिस विल बी द 36th नेशनल गेम। यहाँ पर 36 का आपको ट्रायो देखने को मिलेगा। जुड़ेगा इंडिया तभी तो जीतेगा इंडिया। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये पता होना चाहिए था। सो मैंने आपको बता दिया। ओके, नाउ मूव टू द एमसीक्यूज। हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज व्हाट इज द न्यू टारगेट फॉर द रिडक्शन इन पार्टिकुलेट मैटर कंसंट्रेशन इन सिटीज अंडर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम बाय 2026। ठीक है, एक नया टारगेट सेट किया गया है नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक नया टारगेट सेट किया गया है फॉर द रिडक्शन ऑफ पार्टिकुलेट मैटर इन कंसंट्रेशन इन सिटीज। ठीक है, तो पार्टिकुलेट मैटर का रिडक्शन के लिए एक नया टारगेट सेट किया गया है। ठीक है, इट्स अंडर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम बाय 2026। ठीक है, नाउ ये नया टारगेट आपको बताना है कि क्या है। ऑप्शंस आर एज फॉलोज, ए 25%, B 30%, C 40% and D 50%. Okay, so these are the option in front of you. Please try to give the answer in comment section. ठीक है, तो आपको वीडियो को पॉज करके आपको अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, कहाँ पर, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज व्हाट इज इनटिव एन इवेंट विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली। कल के दिन ही मैंने ये न्यूज आप सबको पढ़ाया था जिसमें 23 IITs आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट। ठीक है, जिसमें 23 IITs विल बी पार्टिसिपेट, विल ऑर्गेनाइज दिस इवेंट। ठीक है, वी कैन से दैट विल ऑर्गेनाइज दिस इवेंट। ठीक है, 23 IIT ऑर्गेनाइज करेगी इस इवेंट को और ये किससे एसोसिएट करता है ये आपको बताना है। ऑप्शंस आर एज फॉलोज, ए एम्प्लॉयमेंट फेयर, बी रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेयर, सी स्किल डेवलपमेंट फेयर एंड डी स्टार्टअप फेयर। ओके, नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज नेशनल एंटी करप्शन कमीशन बिल इज एसोसिएटेड विथ विच कंट्री। ठीक है, एक नेशनल एंटी करप्शन कमीशन बिल है, किस कंट्री से एसोसिएट करता है। सो ऑप्शन आर एज फॉलोज, ए USA, बी इंडिया, सी ऑस्ट्रेलिया एंड डी पाकिस्तान। ओके, सो दीज आर द ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू। आप आंसर देने की कोशिश जरूर कीजिएगा इन कमेंट सेक्शन। मैं आप सबको आंसर बताऊंगा। ठीक है, पहले मैं एक करके सारे क्वेश्चंस पढ़ लेता हूं, फिर आप सबको आंसर मैं बताऊंगा इसके। ठीक है, सो फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट विच यूनियन मिनिस्ट्री एंड मिनिस्ट्रीज डेवलप्ड द जलदूत ऐप। ठीक है, जलदूत ऐप के बारे में आपको मैंने कल के दिन ही पढ़ाया था। ठीक है, ऑप्शंस आर एज फॉलोज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, सी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड डी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ओके, सो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द डे। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे ये चारों क्वेश्चंस। ठीक है, पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा। नाउ लेट मी गिव यू द आंसर ऑफ दिस ऑल क्वेश्चंस। ठीक है, सो मैं आप सबको ये आंसर सारे बता देता हूँ। ठीक है,
जो नया टारगेट सेट किया गया है यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा वो क्या है 40%। सो सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये किसके अंदर आएगा? दिस विल बी अंडर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम बाय 2026। ठीक है, जो पहले का टारगेट था वो 20 to 30% का रिडक्शन था बाय 2024। ठीक है, तो 2024 का ये टारगेट था। नाउ इसको अपडेट करके 2026 तक 40% बढ़ाया गया है। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर रिडक्शन इन पार्टिकुलेट मैटर की बात की गई है, पार्टिकुलेट जो मैटर है उसमें रिडक्शन का बात किया गया है। ठीक है, नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको कल के दिन भी पढ़ाया था, दैट इनवेंटिव जो एक इवेंट है जो कि किससे एसोसिएट करता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट अफेयर से एसोसिएट करता है, जिसमें 23 IITs पार्टिसिपेट करेगी, इसको ऑर्गेनाइज करेगी। ठीक है, 23 IITs मिलकर इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने वाले हैं। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इवेंट है और ये रिसर्च और इनोवेशन के लिए माना जा रहा है। रिसर्च एंड इनोवेशन में को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए ये माना जा रहा है। ठीक है, नाउ तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेशनल एंटी करप्शन कमीशन बिल किस कंट्री से एसोसिएट करता है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन में हो जाएंगे आंसर क्या? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से ये बिलोंग करता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया के जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस किया ये नेशनल एंटी करप्शन कमीशन बिल। ठीक है, इट्स ये क्या है कि जो नेशनल एंटी करप्शन जो कमीशन है एक टाइप का ऐसा बॉडी है जो कि इन्वेस्टिगेट करता है, रिपोर्ट करता है ऑन सीरियस और सिस्मिक करप्शन इन पब्लिक सेक्टर। ठीक है, सो जो पब्लिक सेक्टर्स है उनमें जो सिस्मिक और सीरियस टाइप के जो रिपोर्ट्स करते हैं, जो सीरियस टाइप के जो एक्टिविटीज़ होती है, करप्शन होता है, उसको इन्वेस्टिगेट और रिपोर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, सो ये किसने लाया है? ऑस्ट्रेलिया के जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया इस बिल को। ओके, नाउ फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज विच यूनियन मिनिस्ट्री एंड मिनिस्ट्रीज डेवलप द जलदूत ऐप। ठीक है, तो आपके इसमें आंसर हो जाएंगे क्या? क्लियर कट यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएंगे आपके बी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने कोलैबोरेट करके जलदूत ऐप बनाया है, जिसका मेन मकसद क्या होगा? वाटर लेवल। ठीक है, वेल्स के जो वाटर लेवल होंगे उसको मेजर करना। ठीक है, कुछ सिलेक्टेड वेल्स को यहाँ पर रखे जाएंगे इसमें और उनके जो वाटर लेवल्स हैं उनको मेजर करने का काम किया जाएगा। नाउ मूव टू द एक्सटर्नल सोर्सेज न्यूज़। एक्सटर्नल सोर्सेज की न्यूज़ पे हम लोग मूव करते देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे पास। ठीक है, नाउ पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ दैट इंडिजिनियसली डेवलप्ड स्पेशल एविएशन फ्यूल ऑफ गैस 100 LL वॉज लॉन्च बाय इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, रिसेंटली इंडिजिनियसली डेवलप्ड किया गया है ये क्या? स्पेशल एविएशन फ्यूल ऑफ गैस 100 LL, जिसको लॉन्च किया हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने, हमारे भारतीय सरकार ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, ऑफ गैस 100 LL क्या है? ये इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है किसके द्वारा? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा फॉर द पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट। ठीक है, ये किसके लिए बनाया गया है? ये पहली बात, ये किसके द्वारा बनाया गया है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया है फॉर द पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट और अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ठीक है, लाइक ड्रोन्स एंड ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स में यही सारी चीजें आती हैं। ठीक है, इट इज यूज्ड टू पावर क्राफ्ट हैविंग स्पार्क इग्निशन पिस्टन इंजन। ठीक है, सो ये क्या किया जाएगा? इस एयरक्राफ्ट को पावर देने का काम किया जाएगा by having spark ignition piston engine in which combustion process of the air fuel mixture is ignited by a spark from a spark plug। ठीक है, तो जो कंबस्टन का जो प्रोसेस होता है, जो एयर में फ्यूल को मिक्स करने का काम किया जाता है, सॉरी, जो फ्यूल में जो एयर को मिक्स करने का जो काम किया जाता है उसको कंबस्टन प्रोसेस कहते हैं। उसमें क्या होता है? एक स्पार्क प्लग वहां पर फिक्स होता है। ठीक है, और नाउ वो जो स्पार्क प्लग है वो टाइम टू टाइम क्या करता है? स्पार्क करता है और वहां पर उसमें जो फ्यूल में है जो एयर को मिक्स करता है और वहां से ये कंबस्टन की चीजें यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो थी इसको इम्प्रूव करने का काम किया जाएगा, ये एयरक्राफ्ट को पावर देने का काम करेगा। नाउ यहाँ पर और भी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ दैट इंडिया इज करेंटली इंपोर्टिंग द स्पेशल एविएशन फ्यूल फ्रॉम यूरोपियन कंट्री। ठीक है, इंडिया क्या करता है? इंडिया अभी जो स्पेशल एविएशन फ्यूल है इसको कहाँ से इंपोर्ट करता है? यूरोपियन कंट्रीज से इंपोर्ट करता है। एंड द डिमांड फॉर द एयर ट्रांसपोर्ट इज एक्सपेक्टेड टू फर्दर इंक्रीज इन द फ्यूचर। ठीक है, सो अभी हम सब जानते हैं कि जो एयर ट्रांसपोर्ट है इसके जो डिमांड है आने वाले नियर फ्यूचर में, नियर बाई फ्यूचर में ये बढ़ने वाला है, ऑफकोर्स बढ़ने वाला है। तो इस सेक्टर में भी हमें काम करने की ज़रूरत है। सो दैट्स वाई वी डेवलप्ड दिस
of gas 100 LL. ठीक है. Now second important news, that is the current foreign trade policy has extended by 6th month due to currency volatility and global uncertainty. ठीक है. It's very important. जो नया अभी जो करंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है इसको एक्सटेंड किया गया है. ठीक है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा. इसको एक्सटेंड किया गया है एक्चुअली. ठीक है. कितने मंथ्स के लिए? 6th मंथ के लिए इसको एक्सटेंड किया गया है. ठीक है. तो 6 मंथ के लिए इसको एक्सटेंड किया गया है. जैसा हालात है, जैसा सिचुएशन है, वैसे देखते हुए इसको बढ़ाया गया है. ठीक है. नाउ जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर द पीरियड ऑफ 6th मंथ अंटिल मार्च 2023. ठीक है. तो ये मार्च 2023 तक इसको बढ़ाया गया है. मार्च 2023 तक इसको बढ़ाया गया है. लिख लीजिएगा 6 मंथ की ये एक्सटेंशन की गई है बाय द गवर्नमेंट. ठीक है. सो इट्स वेरी अगेन इंपॉर्टेंट. ओके. नाउ दिस एक्सटेंशन विल कम इफेक्ट्स फ्रॉम 1st of October 2022. तो ये एक्सटेंशन कब से इफेक्ट में रहेगा? 1st of October 2022 से ये इफेक्ट में रहेगा और एंड हो जाएगा मार्च 2023 में. ठीक है. इट इज बीइंग एक्सटेंडेड इन व्यू ऑफ वॉलेटाइल ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन. जैसा कंडीशन है आज की डेट में, जैसा प्रॉब्लम जैसे आते जा रहे हैं. ठीक है. रसिया और यूक्रेन वॉर के जो इम्पैक्ट्स हैं उसकी वजह से हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं. ठीक है. ऐसे ऐसे इम्पैक्ट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं. ठीक है. सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है. ठीक है. नाउ करेंटली देयर आर फेयर ऑफ रिसेशन इन मेजर इकोनॉमीज लाइक यूएस एंड यूरोप. ये जो रिसेशन नाम का जो वर्ड होता है ना, ये बहुत खतरनाक होता है. ठीक है. ये इतना खतरनाक होता है ना कि डेवलप्ड जो कंट्री होती है ना, अगर डेवलप्ड कंट्रीज में जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, अगर वो प्रॉपर काम ना करें ना तो उनको डुबा देती है. ठीक है. तो ये रिसेशन इतना खराब होता है, आप देख सकते हैं. ठीक है. सो एक टाइप का ऐसा रिसेशन का फील हो रहा है. ठीक है. इन मेजर इकोनॉमीज लाइक यूएसए एंड यूरोप. ठीक है. थ्रू दिस ग्लोबल सिचुएशन. ठीक है. जो ऐसा ग्लोबल प्रॉब्लम हुआ है उसकी वजह से रिसेशन में भी जा सकते हैं ग्लोबल इकोनॉमी. ठीक है. This has resulted in rapid withdrawal of investment and foreign fund outflow in India. ठीक है. तो इसकी वजह से क्या हुआ है? बहुत ज़्यादा विड्रॉल हुआ है किसका? इन्वेस्टमेंट का, फॉरेन फंड्स का इन फ्रॉम द इंडिया. ठीक है. जियोपॉलिटिकल क्राइसिस काउज्ड बाय यूक्रेन वॉर, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग आर वीकनिंग द रुपी अगेंस्ट डॉलर. ठीक है. आप सबको मैंने कल के दिन न्यूज़ बताया था कि जो इंडियन रुपीज़ है करेंटली अभी क्या हुआ है 81.67 पे पहुंच गया है. ठीक है. अगेंस्ट द डॉलर. नाउ ये एक रिपोर्ट क्लेम करती है कि बाद में ये नीचे आ जाएगा, बट कब आएगा हम देखेंगे. 2030 तक बताया जा रहा है कि आ जाएगा, बट इसमें टाइम लगता है. ठीक है. जो सिचुएशन इंक्रीज हुआ है वो किसकी वजह से? इन्फ्लेशन की वजह से, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग की वजह से. ये सारी चीज़ें, मॉनेटरी जो पॉलिसी टाइटनिंग है उसमें वीकनेस की वजह से ये सारी चीज़ें, मॉनेटरी जो पॉलिसी है उसमें टाइटनिंग की वजह से ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है. ठीक है. सो जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 है, इट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. ठीक है. ये क्या करेगा? एक टाइप का फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा फॉर इंक्रीजिंग द एक्सपोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विस एंड फोकस ऑन इंप्रूविंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया. ठीक है. सो ये क्या करेंगे? एक्चुअली जो एक्सपोर्ट्स हैं, ठीक है, जो प्रोडक्ट के जो एक्सपोर्ट्स है उसके ऊपर काम करेंगे. ठीक है. सर्विसेज पे फोकस करेंगे और जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है इंडिया में उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे बाय दिस. ओके. सो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को अनाउंस किया गया था 2020 में. ठीक है. 2020 में इसको अनाउंस किया गया था, याद रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा. ठीक है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज, दैट इज अ न्यू टारगेट हैज बीन सेट अंडर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम. क्वेश्चंस में ही मैंने आपको इसके आंसर बता दिए थे. 40% होगा इसका. ठीक है. पार्टिकुलेट मैटर कंसंट्रेशन बाय 2026 इन सिटीज अंडर NCAP. ठीक है. कुछ सिटीज को लाया गया है इसके अंतर्गत. मैं आपको लगभग 20 सिटीज को इंक्लूड किया गया है. कुछ सिटीज के आपको मैं नाम बता देता हूँ, लिख लीजिएगा. ठीक है. दिल्ली हो गया, नोएडा हो गया, गाजियाबाद, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, चंडीगढ़, देहरादून, पटना, नागपुर, पुणे, आगरा, इलाहाबाद, बरेली, फिरोजाबाद. ठीक है. मुरादाबाद, कानपुर, वाराणसी, जालंधर, लुधियाना, जयपुर, जोधपुर, जमशेदपुर, रांची और रायपुर. ठीक है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये सारी सिटीज़ का नाम याद रखिएगा. इनको NCAP के अंदर इंक्लूड किया गया है और इनके टारगेट्स को इन्हांस किया गया है. ठीक है. नया टारगेट सेट किया है 40% ऑफ पार्टिकुलेट मैटर रिडक्शन का. ठीक है. नाउ हम लोग डिस्कस करते हैं क्या? द हिंदू के एनालिसिस को. यहाँ पर हम लोग 3-4 चीज़ ऊपर में आपको मैं पॉइंट आउट करा देता हूँ. जैसे यहाँ पर अनिल चौहान, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, जो कि रिटायर्ड हो चुके थे. नाउ ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू CDS. ठीक है. आफ्टर जनरल बिपिन रावत. ठीक है. तो जनरल बिपिन रावत के बाद ये नए CDS बने. ठीक है. कल के मैच में अर्शदीप का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा. ठीक है. कल का मैच इंडिया जीता
और सीरीज में पहला अंक पे है। ठीक है, नाउ यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, दैट इज रशिया सेट टू अनेक्स 4 रीजन ऑफ यूक्रेन। ठीक है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। रिफरेंडम अब खत्म हो चुका है और ये किसके पक्ष में गया, इट इज़ इन फेवर ऑफ रशिया। ठीक है, नाउ इसके अगेंस्ट में कुछ सैंक्शन इंट्रोड्यूस किए गए हैं यूएसए के द्वारा, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, सो पहले पेज की बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़, दैट इज सेंटर बैन्स एफपीआई and 8 front bodies for the 5 year under UAPA। ठीक है, एफपीआई बोल रहा हूँ मैं, पीएफआई। ठीक है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसको सेंटर ने क्या किया है, बैन कर दिया है। और उसके साथ साथ जो इनकंक्लूड थी 8 फ्रंट बॉडीज, उसको भी क्या किया है, उसको भी बैन किया गया है। ठीक है, कितने साल के लिए, फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर के लिए। ठीक है, फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर के लिए बैन किया गया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए क्यों किया गया है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्यों किया गया है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज दिख रही थी। ठीक है, इसके अंदर एक्टिविटीज, कौन सी एक्टिविटी, ऐसे वैसे कोई एक्टिविटी नहीं, इसके अंदर टेररिस्ट ग्रुप्स इंक्लूड थे। ठीक है, सबवर्सिव एक्टिविटीज दिखने लगी थी इसके अंदर। ठीक है, सबवर्सिव एक्टिविटीज यहाँ पर दिखने लगी थी। ठीक है, तो ये बैन इम्पोज किया गया। ठीक है, बैन इम्पोज किया गया किसके रिकमेंडेशन पे, ठीक है, किसी के रिकमेंडेशन पे इम्पोज किया होगा ना, ऑफ कोर्स किसी ना किसी के रिकमेंडेशन पे कोई ना कोई चीज इंप्लीमेंट की जाती है। ठीक है, तो इस बैन को भी इम्पोज किया गया है। ठीक है, फ्रॉम द रिकमेंडेशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, कर्नाटका एंड गुजरात। ठीक है, तो गुजरात और उत्तर प्रदेश और कर्नाटका के स्टेट गवर्नमेंट ने रिकमेंडेशन दिया, उसके बाद पीएफआई को बैन किया गया बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये यहाँ पर अनलॉफुल एक्टिविटीज दिखती थी, इसलिए इसको बंद किया गया है। ठीक है, यहाँ पर क्लियर कट कुछ ज़्यादा आपको चीज़ें यहाँ पर दिखेगी नहीं, मैं आपको अपने लैंग्वेज में बता रहा हूँ जो कि मैंने पढ़ा है। ठीक है, जो कि मैंने देखा है। ठीक है, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो पीएफआई का था, ये लश्कर तैयबा जैसे ग्रुप के साथ या फिर अलकायदा जैसे ग्रुप के साथ, ठीक है, और ये सेमी जैसे ग्रुप के जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं, ठीक है, जो कि टेररिस्ट ग्रुप हैं, इनके साथ इनका लिंक था, तो इसलिए इनको बैन किया गया है। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ ऐसे अदर 8 फ्रंट बॉडीज हैं, जैसे कि हो गया आपका रेहाब इंडिया फाउंडेशन, ठीक है, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया आईएमएस काउंसिल। ठीक है, तो इनको भी यहाँ पर बैन किया गया है। ठीक है, इनको भी यहाँ पर बैन किया गया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, जो पीएफआई है, इसको फाउंड किया गया था 2007 में। ठीक है, 2007 में इसको फाउंड किया गया था, और ये 3 मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज करके इसको बनाया गया था। ठीक है, 3 मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को, 3 मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज करके इसको बनाया गया था। कौन कौन से, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट इन केरला, ठीक है, एनडीएफ, ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट इन केरला। दूसरा क्या है, द कर्नाटका फोरम फॉर डिग्निटी एंड मनिथा नीति पारस इन तमिलनाडु। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लिख लीजिएगा, कर्नाटका फोरम फॉर डिग्निटी, कर्नाटका, मैं लिख ही देता हूँ, कर्नाटका फोरम फॉर डिग्निटी, और तीसरा क्या है, दैट इज मनिथा नीति पसाई इन तमिलनाडु। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीन ऑर्गेनाइजेशन को, 3 मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज करके पीएफआई का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर। और नाउ अभी सेंटर ने क्या किया है, इन सबको बैन कर दिया है, क्योंकि इनका लिंक है किसके साथ, टेररिस्ट ग्रुप के साथ। नाउ किसके साथ, टेररिस्ट ग्रुप के साथ इनका लिंक है, इसलिए इनको बैन किया गया। लगभग इनमें आई थिंक 1400 जो लीडर्स हैं ये करप्ट हैं। ठीक है, इनके जो 1400 जो लीडर्स हैं उनके अगेंस्ट बहुत सारे केसेस हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सेंटर ने एक्सटेंड किया है फ्री राशन स्कीम को 3 मंथ के लिए, बस आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। ठीक है, सेंटर ने क्या किया, एक्सटेंड किया फ्री राशन स्कीम को 3 मंथ्स के लिए। एएसआई आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फाइंड्स बुद्धिस्ट केव टेम्पल्स इन कहाँ पर, ये एमपी में एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो बंधगढ़ टाइगर रिजर्व, जहाँ पर एएसआई ने कुछ बुद्धिस्ट केव पाए हैं, टेम्पल्स पाए हैं। ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, टाइगर रिजर्व का नाम बंधवगढ़
टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व ये है, ठीक है, जो कि एमपी में है, जहाँ पर एएसआई ने कुछ फाउंड किए हैं, ठीक है। कुछ केव्स फाउंड किए हैं, बुद्धिस्ट केव फाउंड किए हैं, जो कि सेकेंड सेंचुरी के ये केव्स बताए जाते हैं, ठीक है, जो कि सेकेंड सेंचुरीज के ये केव्स बताए जाते हैं। आप यहाँ पर क्लियर कट देख सकते हैं, ठीक है। बुद्धिस्ट केव्स एंड स्तूपास एंड ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन dated back to the second century and Hindu temple from 9 to 11th century, possibility that world largest Varha sculptures also dating back to the same period at the बंदीवगढ़ टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर पता लगाई गई है बाय द एएसआई, ठीक है। तो एएसआई का ये डिस्कवरी है एंड दिस डिस्कवरी ब्रिंग्स द टोटल नंबर ऑफ केव्स, दिस डिस्कवरी ब्रिंग्स द टोटल नंबर ऑफ केव्स फाउंड इन बंदवगढ़ टाइगर रिजर्व टू 76, ठीक है। नाउ ये जो टोटल नंबर है ये 76 हो गए हैं, पहले कितने थे, 50 थे, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो कि एमपी में है, यहाँ पर कुछ बुद्धिस्ट केव और टेम्पल्स पाए गए हैं, ठीक है, और कुछ ब्राह्मण इंस्क्रिप्शन भी पाए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर डेंगू के केसेस, लगातार डेंगू की न्यूज़ आ रही है, ठीक है। तो डेंगू के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो डेंगू से सावधान रहने की ज़रूरत है, मच्छर से सावधान रहने की ज़रूरत है। सो आपको थोड़ा सा प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने की ज़रूरत है इसके रिगार्डिंग भी, ठीक है। सो होप आप लोग इसको समझेंगे और थोड़ा सीरियस लेंगे, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर और भी कुछ नहीं है, लेट्स मूव अहेड। यहाँ पर कोई न्यूज़ है, सारे क्रिटिक्स आते हैं, 3 या 4 नंबर का जो पेज है ना, इसमें सारे क्रिटिक्स को ही डिस्कस किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ओके। नाउ मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन, ठीक है। एडिटोरियल सेक्शन पे आते हैं। पहला है जो एडिटोरियल है वो सब कोई जानता है, ठीक है, सब कोई जानता है। कुछ मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को अंडरलाइन किया हूँ जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो कि यूक्रेन का जो डिसीजन है वो मैं आपको बताऊंगा, और कुछ रशिया ने क्या रिस्पॉन्स किया है उसके रिगार्डिंग वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और दूसरा जो एडिटोरियल है ये नेचर वार्निंग साइन के रिगार्डिंग है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया में एक बहने वाली नदी है, दैट इज ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है, उससे रिलेटेड है, ठीक है, उससे रिलेटेड है। जो सिचुएशन पाकिस्तान में जो क्रिएट हुई है, ठीक है, ऐसा सिचुएशन कभी इंडिया में ना क्रिएट हो जाए, इसके रिगार्डिंग ये इस टाइप के आर्टिकल यहाँ पर लिखा गया है ऑथर के द्वारा, ठीक है, अनवर सदत जी के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। सो पहले हम लोग एडिटोरियल को डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसा कि आप सबको पता है कि रशिया और यूक्रेन का आज के डेट में क्या हो रहा है, ठीक है, रशिया और यूक्रेन का आज के डेट में क्या हो रहा है, ठीक है। तो रशिया ने सोचा था कि हम अटैक करेंगे, हम ईजिली जो बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर साइड जो एरियाज हैं उसको कब्जा कर लेंगे, ठीक है, जैसे दोनबास हो गया, लुहांसिक हो गया, ठीक है। सो इन सारे एरियाज को हम क्या कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे, ठीक है। बट रशिया भूल गया कि जो यूक्रेन है, भले ही आबादी में देखा जाए तो ठीक ही है, आबादी में भी ठीक ही ठाक कंट्री है, लेकिन उसके पास क्या है, न्यूक्लियर पावर नहीं है। यूक्रेन के पास क्या है, न्यूक्लियर पावर नहीं है, ठीक है। एज कम्पेयर टू रशिया वो बहुत छोटी कंट्री है, एज कम्पेयर टू रशिया वो बहुत छोटी कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन ऑल्सो, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो यूक्रेन को क्या मिला है, यूक्रेन ने ऐसा काउंटर ऑफेंस किया है, ठीक है। यूक्रेन को क्या मिला है, असिस्टेंट, ठीक है, यूक्रेन को मिला है असिस्टेंस, कहाँ से, बाय नाटो वेपनरीज, ठीक है, बाय नाटो वेपनरीज, ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन, सैटेलाइट, ह्यूमन इंटेलिजेंस, रिकॉन्साइंस, ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, टोटल कंट्रोल बोर्ड ओवर ग्लोबल मीडिया, ठीक है। सो ये सारे जब इतने सपोर्ट मिलते हैं नाटो के टू द यूक्रेन, ठीक है, तो यहाँ पर यूक्रेन क्यों ना करेगा, क्या, काउंटर ऑफेंस क्यों नहीं करेगा, करेगा ऑफ कोर्स। और इनके जो हिम्मत की दाग देनी पड़ेगी, जेलेंस्की की दाग देनी पड़ेगी, क्या कि अब वो क्या कह रहे हैं, वो एक मीडिया में आके कह रहे थे कि अब हम क्या करेंगे, काउंटर ऑफेंस करेंगे, ठीक है। हम अब क्या करेंगे, जो यूएसए ने जो रशिया ने क्लेम किया है, जो रशिया ने कब्जाया है 6,500 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया, अब उसको हम क्या करेंगे, वापस लेंगे, ठीक है। अब हम उसको वापस लेंगे। और जो 2014 में जो क्रीमिया वाला पार्ट रशिया ने ऑक्यूपाइड किया था, उसको भी हम वापस लेंगे, ठीक है, उसको भी अब हम वापस लेंगे, ठीक है। बल्कि अब मैं आपको ये बता दूं, जो रेफरेंडम हुआ था लुहांस्क, जो दोनेत्स्क और जाजोरिपिया एंड खेरसन में, वो किसके पक्ष में गया है, ये पक्ष में गया है रशिया की, ठीक है। ये किसके पक्ष में गया है कि ये रशिया को ज्वाइन करने वाले हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर होगा कि जब पुतिन जो है, अब उनको पता चल गया है कि लुहांस्क, दोनेत्स्क, जाजोरिपिया एंड जो खेरसन है ये हमारे साथ आने वाले, हमारी टेरिटरी को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब बात आएगी किसकी, अब बात आ जाएगी रशिया पे। अब रशिया पे किसी कंट्री ने अटैक किया
तो रशिया बवाल खड़ा कर देगा, आप सबको पता है। ठीक है, ऐसे ही रशिया 3 लाख रशियन रिजर्विस्ट को क्या करने वाला है, मोबिलाइज करने वाला है और धमकी दे दिया है कि अब हम न्यूक्लियर अटैक से बिल्कुल भी नहीं चूकेंगे। और उन्होंने न्यूक्लियर अटैक्स को एक्चुअली भी डिप्लॉय भी कर चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑपरेशनली यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया है। रशिया हैज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर वॉरहेड्स। ठीक है, तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा किसके पास है, रशिया के पास है। 5977 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, जिसमें से 1588 जो वॉरहेड्स हैं उसको डिप्लॉयड कर दिया गया है ऑपरेशनली। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ना ही केवल सिर्फ नाटो का, ठीक है, ना ही केवल सिर्फ नाटो का, वर्ल्ड बैंक भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है किसको, यूक्रेन को। ठीक है, अभी तक इन्होंने कितना दे दिया है, लगभग $4.5 बिलियन। ठीक है, 4.5 बिलियन डॉलर टू यूक्रेन। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, IMF ने भी लगभग $1.4 बिलियन किसको दिया है, यूक्रेन को दिया है फॉर द ऑफेंस के लिए। ठीक है, सो ऑफेंस के लिए दिया है किसको, यूक्रेन को। यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है, 2020 में क्या हुआ था, रशिया ने डिक्लेयर किया था दैट इट वुड यूज न्यूक्लियर वेपन इन 4 इंस्टेंस। ठीक है, 4 केसेस में रशिया क्या कर सकता है, अपने न्यूक्लियर वेपन्स को यूज कर सकता है। ठीक है, रशिया ने क्लियर कट 2020 में बता दिया था कि 4 ऐसे सिचुएशन होंगे जहां पर हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स को क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, पहला क्या, दैट इज इफ अलार्म्ड बाय एनी इनकमिंग मिसाइल। अगर कोई मिसाइल रशिया की सरजमी पर, रशिया के धरती की तरफ आती है, रशिया के जो एयर स्पेस है उसकी तरफ आती है, ठीक है, तो रशिया क्या करेगा, न्यूक्लियर वेपन को दे देगा अप्रूवल, जाओ भैया तबाह कर दो उसको। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्या, सब्जेक्टेड टू अटैक बाय वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ठीक है, ऐसे वेपन्स जो कि बहुत ज़्यादा मास डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो रशिया की तरफ आते हैं तो रशिया क्या करेगा, न्यूक्लियर वेपन को क्या करेगा, अप्रूवल दे देगा, जाओ भैया इसको भी तबाह कर दो। ठीक है, तो रशिया भी क्या करेगा, न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करेगा, जिस कंट्री से ये आया है उस कंट्री पर जाके न्यूक्लियर वेपन छोड़ देगा। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट क्या, सफर्ड डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर दैट्स हाउस्ड इट न्यूक्लियर अरेजल। ठीक है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को, रशिया के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको अगर डैमेज पहुंचाती है तो ये भी एक कारण बनेगा न्यूक्लियर अरेजल का। ठीक है, फोर्थ इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हेन कन्वेंशनल वॉर थ्रेटन द एक्सिस्टेंस ऑफ रशिया। ठीक है, अगर कोई कन्वेंशनल वॉर थ्रेटेंड करती है किसको, रशिया के एग्जिस्टेंस को, ठीक है, रशिया को नहीं मानती है, तो रशिया क्या करेगा, इसके खिलाफ न्यूक्लियर अरेजल कर देगा। ठीक है, न्यूक्लियर एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, सो ये 4 ऐसे रीजंस हैं जो कि 2020 में रशिया के द्वारा दिए गए थे कि वो न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकता है इन 4 इंस्टेंस। ठीक है, तो ये चारों इंस्टेंस मैंने आपको क्लियर कट बता दिया है। होप यू गॉट क्लैरिटी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ये भी मैंने आपको बता दिया कि रशिया के पास इतने न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं जो कि वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट है ये। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। ओके, इस आर्टिकल में और भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी वही सारी चीज़ें जो हम पहले भी पढ़ते थे। ठीक है, सो नाटो का, यूएस का, यूरोपियन यूनियन का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है किसको, यूक्रेन को। अगर इन सारी कंट्रीज़ का सपोर्ट नहीं रहता, इन ऑर्गेनाइजेशंस का सपोर्ट नहीं रहता, तो ऑफकोर्स अब तक तो यूक्रेन हार गया होता। ठीक है, अब तक बहुत पहले ही हार गया होता। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी अटैक्स एंड बॉम्बिंग्स हो रहे थे उस टाइम पे। ठीक है, नाउ अभी सेकेंड इंपॉर्टेंट जो एडिटोरियल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड टू नेचर। ठीक है, रिलेटेड टू नेचर, ये पूरा आर्टिकल मैंने पढ़ा, पूरा दोनों एडिटोरियल ऑफकोर्स मैंने पढ़ा है, लेकिन ये जो एडिटोरियल था ये बहुत प्यारा लगा मुझे। ठीक है, ऑफकोर्स फर्स्ट वाला भी था, लेकिन हमने फर्स्ट वाला बहुत बार पढ़ चुका है। ठीक है, तो हमको पता है इसकी कहानी क्या है। नाउ ये जो आर्टिकल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस लिए है, क्योंकि ये जो इंडिया में है, आने वाले टाइम में एक टाइम पे ऐसा भी हो सकता है जब चाइना के पास, चाइना भी क्या कर रहा है, ब्रह्मपुत्र रिवर पर डैम कंस्ट्रक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ऑफकोर्स पानी रिजर्व करेगा। अब जब ज़्यादा पानी होगा तो अचानक एक साथ छोड़ देगा चाइना। ठीक है, एक साथ छोड़ेगा तो इंडिया में क्या होगा, ब्रह्मपुत्र रिवर पे बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, तो बाढ़ आ जाएंगे तो जो ब्रह्मपुत्र रिवर जहाँ से होते हुए निकलती है, असम एरियाज में, अरुणाचल प्रदेश एरिया में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, फ्लड जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो इस सब को प्रिवेंट करने के लिए, इन सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, इन सब चीज़ों को हटाने के लिए यहाँ पर इस हमारे बीच ऑथर ने क्या किया, कुछ सजेशंस दिए हैं। ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, जब पाकिस्तान में क्या सिचुएशन हो रही है। ठीक है, पाकिस्तान में जो फ्लड है
किस टाइप का डिवास्टेशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है, ये भी आप जानते हैं, ठीक है। इन जून दिस ईयर, इसी साल अगर हम जून की बात करें, ठीक है, तो आसाम में भी सिचुएशन बहुत ज़्यादा इंटेंस हुई थी। कब? ठीक है, जून में, ठीक है। लगभग 30 डिस्ट्रिक्ट अफेक्ट थे, किससे? फर्स्ट फ्लड से, ठीक है। तो फ्लड से किससे इफेक्ट थे? 30 डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड थे, ठीक है। इन सम डिस्ट्रिक्ट इन असम एंड बिहार फ्लड इज द रिकरेंट फीचर्स, ठीक है। तो कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो आसाम में हैं और बिहार में हैं, ठीक है। फ्लड यहाँ पर आते रहते हैं, ठीक है, फ्लड यहाँ पर आते रहते हैं। आप भी सुने होंगे बिहार में आज के दिन ये फ्लड्स हो गया, ठीक है, फ्लड आ गए, आज के दिन ये फ्लड हो गया, कल के दिन वो हो गया, ठीक है। आप सुनते रहते होंगे ये सारी न्यूज़ में, ये जो बिहार और आसाम है ये फ्लड के मामले में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, ठीक है। सो यहाँ पर रिकरेंटिंग फीचर है फ्लड का। ओके, दस मेजर इम्पेंडमेंट इज टू इंश्योर पॉवर्टी अलाइनमेंट एंड मीटिंग मिलेनियम डेवलपमेंट्स गोल। ओके, फ्लडिंग इज कंसिडर्ड स्टिल टू बी द नेचुरल फिनोमिना, ठीक है। तो फ्लड को कंसिडर किया गया है क्या? नेचुरल फिनोमिना दैट कैन इंटायरली प्रिवेंट, दैट कैन नॉट इंटायरली प्रिवेंट, ठीक है। तो ये इंटायरली मतलब पूरी तरीके से इसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। ऑफ कोर्स फ्लड एक क्या है? नेचुरल फिनोमिना है और इसको पूरी तरीके से हम प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते हैं। बट it is compounded by lack of transparency in sharing of hydrological information and information related to the activities, ठीक है। so it is compounded by lack of transparency, ठीक है। ये compounded किया जा रहा है by lack of transparency by sharing hydrological informations, ठीक है। hydrological information ना शेयर करके इसमें कुछ ट्रांसपेरेंसी में कमी देखने को मिल रही है, ठीक है। सो ये ऑथर के द्वारा यहाँ पर कहा गया है। नाउ यहाँ पर एक कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ की बात की गई है, कस्टमरी इंफॉर्मेशन इंटरनेशनल लॉ की बात की गई है। इसके अंतर्गत क्या बताया गया है यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। इन अकॉर्डेंस विथ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ के बारे में बता रहा हूँ। नो स्टेट हैज़ टू यूज इट टेरिटरी इन मैटर दैट cause harm to another state while using a shared natural resource, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कीजिएगा कि इन अकॉर्डेंस विथ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ किसी भी स्टेट को कंट्री को अपनी टेरिटरी ऐसे इस मैनर में यूज नहीं करने की परमिशन है कि दूसरी कंट्री को हार्म पहुंचे, ठीक है, कि दूसरी कंट्री को हार्म पहुंचे, ठीक है। चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो ह्यूमन से निकला हुआ कोई भी चीज़ हो, ठीक है, ह्यूमन से निकला हुआ कोई भी चीज़ हो, ठीक है। यहाँ पर दिस अमाउंट टू सेइंग दैट दिस इज बाइंडिंग ऑब्लिगेशन ऑन ऑल स्टेट नॉट टू रिलीज वाटर टू कॉज फ्लड इन अदर टू कोस्ट शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या कहता है? ये कहता है, ये देखिए मैंने आपको क्लियर कट शब्दों में बता दिया कि कोई भी स्टेट, कोई भी कंट्री अपनी टेरिटरी को यूज नहीं करेगा इन दोज मैनर्स, मतलब कि जैसे कि चाइना से ब्रह्मपुत्र रिवर होकर निकलता है, चाइना से इंदस रिवर होकर निकलता है, ठीक है। बहुत सारी रिवर्स है जो चाइना से होकर निकलती है और इंडिया में भी आती है। तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, ठीक है। सो इंदस भी निकलता है, गंगा भी निकलता है और ब्रह्मपुत्र भी निकलता है, ठीक है। तो मान लीजिए अब चाइना आने वाले टाइम में क्या करेगा, वहाँ पर एक डैम बना देगा, ठीक है। डैम बनाकर वाटर को रिजर्व करेगा और अचानक एक बार में छोड़ देगा, बोलेगा जाओ भैया इंडिया में तबाही मचा दो, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। ये बताती है कौन? ये बताती है कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, कि अपनी टेरिटरी को यूज नहीं करेगा अदर टेरिटरी को हार्म करने के लिए, अदर कंट्री को हार्म करने के लिए, ठीक है। सो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है, यहाँ पर ये सारी चीजें बताई गई है। अचानक से वो रिलीज कर देगा वाटर और भैया फ्लड आ जाएगा अगले कंट्री में, ठीक है। तो ऐसा नहीं किया जाएगा, ठीक है। दिस ऑब्लिगेशन गिव्स राइज टू द अदर प्रोसीड्यूरल नॉर्म्स दैट सपोर्ट मैनेजमेंट ऑफ फ्लड्स, ठीक है। तो ऐसे कुछ जो ऑब्लिगेशंस है दैट गिव्स राइज टू द प्रोसीड्यूरल नॉर्म्स दैट सपोर्ट मैनेजमेंट ऑफ फ्लड्स विच इंक्लूड नोटिफिकेशन ऑफ प्लान्ड मेजर्स, एक्सचेंज ऑफ डाटा इन्फॉर्मेशन एंड ऑल्सो पब्लिक पार्टिसिपेशन। सो ये सारी चीजें बताई गई है कि ये जो ऑब्लिगेशंस है ये कुछ प्रोसीड्यूरल नॉर्म्स के का फॉर्मेशन करती है, ठीक है, जैसे मैनेजमेंट ऑफ फ्लड्स, ठीक है, जिसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं प्लान्स मेजर्स, एक्सचेंज ऑफ डाटा की जाती है, इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज किया जाता है, ठीक है, और कुछ पब्लिक पार्टिसिपेशन की भी जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। सो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई। नाउ यहाँ पर एक ऑथर के द्वारा केस को डिस्कस किया गया, 2010 का ये केस है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन पल्प मिल्स ऑन द रिवर अर्गिया, ठीक है, अर्जेंटीना वर्सेस अर्गिया का ये केस है, ठीक है। इट अपहेल्ड दैट कंडक्टिंग अ ट्रांस बॉर्डर इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है, ऑफ अ प्लान्ड मेजर ऑफ आवर प्रोजेक्ट ऑन शेयर्ड वाटर कोर्स इज पार्ट ऑफ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। ये किसका पार्ट है? ये कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ का पार्ट है। सो आपको याद रखना है। नाउ ये पूरा जो आर्टिकल है इसमें मुझे ये वाला पार्ट बहुत अच्छा लगा,
ठीक है, ये जो पार्ट है ये बहुत अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पर बात की गई है ब्रह्मपुत्र रिवर की। ठीक है, यहाँ पर बात की गई है ब्रह्मपुत्र रिवर की, जिसका एक्सेस किसके पास है, चाइना के पास है, अपर रिपरेन के पास है। ठीक है, चाइना के पास है। ओके, नाउ यहाँ पर बताया गया ऑथर के द्वारा कि ये जो यहाँ पर जो ये लाइन में पढ़ता हूँ, ठीक है, ड्यूरिंग द मानसून, ठीक है, मानसून के टाइम पे फ्लडिंग हैज बिन रिकरेंट फीचर इन लास्ट सेवरल डिकेड्स इन असम। ठीक है, मानसून के टाइम पे हमने ऐसा देखा है, ठीक है, हमने ऐसा देखा है कि जो फ्लडिंग है ये क्या रहा है, ये रिकरेंट फीचर रहा है लास्ट सेवरल डिकेड्स, बहुत पहले से। ठीक है, बहुत पहले से। कहाँ पर, असम में। इंडिया फेसेस अदर वोज इन फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम बाय चाइना। ठीक है, एक दूसरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये क्या, कि अगर ब्रह्मपुत्र रिवर पे चाइना डैम बना लेता है तो इंडिया के लिए बहुत ही दर्दनाक होगा। ठीक है, बहुत ही कठिनाई होगी किससे, ब्रह्मपुत्र रिवर में जो फ्लड आएगा उसको झेलने में। ठीक है, ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम नहीं होना चाहिए किसके ऊपर, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर। चाइनाज एक्सेसिव वाटर रिलीज एज अ डैम कंट्रोलर। ठीक है, चाइनाज एक्सेसिव वाटर रिलीज एज अ डैम कंट्रोलर इन वायलेशन ऑफ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ हैज द पोटेंशियल टू एक्सकेवेट फ्लडिंग इन असम इन फ्यूचर। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर मान लीजिए कि डैम बन गया, ठीक है, और एक्सेसिव वाटर को रिलीज किया गया एक साथ चाइना के द्वारा। ठीक है, जो चाइना के डैम कंट्रोलर है उन्होंने कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करते हुए एक्सेसिव वाटर को रिलीज कर दिया, तो ये पोटेंशियल रखती है ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर ये पोटेंशियल रखती है कि फ्लड जैसे सिचुएशन क्रिएट कर देगा। कहां पर, असम में इन अपकमिंग फ्यूचर। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया का जो मेन कंसर्न है इज दैट देयर इज नो कॉम्प्रिहेंसिव सब बेसिन और ऑल बेसिन लेवल मशीनिज्म टू डेवलप वाटर मैनेजमेंट ऑफ ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इंडिया का क्या मेन कंसर्न है, इंडिया का मेन कंसर्न क्या है कि दैट देयर इज नो कॉम्प्रिहेंसिव सब बेसिन। ठीक है, कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव सब बेसिन नहीं होने चाहिए, और ऑल बेसिन लेवल मैकेनिज्म टू डील विथ वाटर मैनेजमेंट ऑफ ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अगर ऐसे होते हैं तो ऑल बेसिन लेवल्स मैकेनिज्म भी बनने चाहिए टू डील विद द वाटर मैनेजमेंट ऑफ ब्रह्मपुत्र। नाइदर इंडिया और चाइना। ठीक है, नाइदर इंडिया और चाइना, कोई भी दोनों कंट्री में से कोई भी किसी का पार्ट नहीं है। ठीक है, ना ही किसका पार्ट है, ना ही UNWC का पार्ट है और ना ही UNECE का पार्ट है। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। नॉन नेविगेशनल यूज ऑफ इंटरनेशनल वाटर कोर्स, इसके भी पार्ट नहीं है। और किसका, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप एंड प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ ट्रांसबॉर्डरी वाटर कोर्स एंड इंटरनेशनल लेक 1992। इन तीनों का कोई भी जो देश है वो क्या है, वो मेंबर नहीं है। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यहाँ पर आपको याद रखने की जरूरत है। और UNWC क्या कहता है, ठीक है, जो हमने ऊपर पढ़ा, UNWC क्या कहता है, नॉन नेविगेशन यूज ऑफ इंटरनेशनल वाटर कोर्स। ठीक है, यूज ऑफ इंटरनेशनल वाटर कोर्स ये कहता क्या है, ये अब मैं बताता हूँ। इट गिव डायरेक्ट रेफरेंस टू फ्लड। ठीक है, डायरेक्ट रेफरेंस देता है फ्लड को। ठीक है, विच कन्वर्ट हार्मफुल कंडीशन एंड इमरजेंसी सिचुएशन। किसी भी कंट्री में अगर फ्लड आता है, जैसे कि पाकिस्तान में फ्लड आया तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक बहुत बुरी तरीके से डूब गई। लगभग 1500 बिलियन डॉलर का उनको 15 बिलियन डॉलर का उनको नुकसान हुआ। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका लॉस हुआ। ठीक है, ऑफकोर्स डैम नहीं बनाए गए तो प्रॉपर वाटर का यूज़ नहीं किया गया और पूरे हम एरिया में देख रहे हैं क्या, फ्लड ही फ्लड है, पानी ही पानी है। ठीक है, सो एक हार्मफुल कंडीशन क्रिएट कर देती है, इमरजेंसी टाइप सिचुएशन क्रिएट कर देती है किसी भी कंट्री में। सो फ्लड को पूरी तरीके से नहीं, ना ही सही, बट हम उसको जो नेचुरल तरीके है उसको उस तरीके से होने दें, जो ह्यूमन तरीका है उससे ना हो। ठीक है, ह्यूमन तरीके से हम सोचे कि उससे ना हो, ताकि अदर कंट्रीज के लिए वो सही नहीं होगा। ठीक है, वाटर कोर्स स्टेट्स शैल individually and where appropriately joint take all appropriate measures to prevent mitigate condition। ठीक है, सो मिटिगेट जो कंडीशन है, जो मिटिगेट कंडीशन क्रिएट हो जाएगी उसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ appropriate measures लेने की जरूरत है। ये आर्टिकल 27 ऑफ द कन्वेंशन बताता है। ठीक है, दैट मे बी हार्मफुल टू अदर वाटर कोर्स स्टेट्स। ठीक है, अगर मान लीजिए कुछ फ्लड्स आते हैं तो मैंने आपको जैसा बताया कि अदर वाटर कोर्स जो स्टेट्स उसके लिए क्या हो सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं, वेदर रिजल्ट इन नेचुरल कॉज और ह्यूमन कंडक्ट्स। ठीक है, तो याद, अगर किसी भी तरीके से नेचुरल जो कॉज है उससे अगर होगा तो ऑफकोर्स हम उसको नहीं रोक पाएंगे। ठीक है, लेकिन ह्यूमन कंडक्ट से जो होगा उसको तो हम रोक सकते हैं ना।
ठीक है। और जैसे कि इसमें बताया गया ऑथर के द्वारा फ्लड्स, आइस कंडीशंस, वाटर बोर्न डिजीज, सिलिटेशंस, इरोजन, वाटर सॉल्ट वाटर इंट्रूजन, ठीक है, ड्रॉट एंड डिजर्टिफिकेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑथर के द्वारा बताई गई है। ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी मैकेनिज्म, ठीक है, किसी भी मैकेनिज्म के एब्सेंस में इंडिया रिलाइज ऑन इट्स मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद चाइना इन 2013। ठीक है। अब किसी भी चीज़, मान लीजिए हम किसी भी मैकेनिज्म में, ऑफकोर्स हम इन सारे मैकेनिज्म में क्या है, एब्सेंस है। ठीक है। जो तीनों चीज़ मैंने आपको UNWC और UNECE और उसके बाद एक और था, ठीक है, वो मैंने आपको पढ़ाया। तो इन सब में क्या है, अभी हम लायक है, हम इसके मेंबर्स नहीं हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या काम करेगा, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग काम करेगा, जो हमने साइन किया था 2013 में, किसके साथ, चाइना के साथ। कि चाइना क्या करेगा, इसमें हमें शेयर करेगा क्या, हाइड्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द फ्लड सीजन। ठीक है। चाइना हमें क्या शेयर करेगा, अपने हाइड्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन शेयर करेगा जून से सितंबर के बीच में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई थी बिटवीन बोथ द कंट्रीज इन 2013, जिसमें शेयरिंग ऑफ हाइड्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन की बात की गई थी ड्यूरिंग फ्लड सीजन। इस MOUs का मकसद ये नहीं था, मान लीजिए कुछ MOUs साइन किए जाते हैं तो कुछ रीजन से किए जाते हैं ना, तो इस MOUs को साइन किया गया था विच डजेंट अलाउ इंडिया, ठीक है, इंडिया के पास ये एक्सेस नहीं है टू अर्बनाइजेशन का, डिफॉरेस्टेशन का एक्टिविटीज ऑन चाइनीज साइड ऑफ रिवर बेसिन। ठीक है। सो मान लीजिए कि अब इंडिया चाहेगा कि जो चाइना में है डिफॉरेस्टेशन कर दे, अर्बनाइजेशन कर दे, तो इंडिया को ये अलाउ नहीं है, ये MOU इंडिया को ये अलाउ नहीं करता है ऑन द चाइनीज साइड ऑफ रिवर बेसिन। ठीक है। विद द MOU इन द बैकग्राउंड, इंडिया बाय becoming a party to either the UNWC and the Water Convention could lay the groundwork for a bilateral treaty on the Brahmaputra, but subject to the reservation that it should not insist on the insertion of a dispute settlement mechanism provisions। ठीक है। तो या तो इंडिया को मेंबर बनने की जरूरत है इन तीनों में से किसी एक का, जैसे UNWC की बात करूं, ठीक है, ना ही या तो इंडिया को अर्बनाइजेशन और डिफॉरेस्टेशन करने का यहाँ पर एक्सेस है, ये इस MOU में क्लियर कट लिखा हुआ है। ठीक है। ये तो बात हो गई किसकी, अब चाइना की। नाउ यहाँ पर बात करेंगे हम नेपाल के बारे में। नेपाल के बारे में भी, नेपाल से भी बहुत सारी फ्लड्स हमें देखने को मिले हैं। ठीक है। जैसे गंडक रिवर हो गया, कोसी रिवर हो गया, इसमें जो फ्लड्स हैं ये हमें देखने को मिले हैं। ये भी एक रिकरेंट प्रॉब्लम है। ठीक है। ये भी, इसको भी सॉल्व करने की ज़रूरत है। एंड द इंटेंसिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लडिंग इज राइजिंग बिकॉज ऑफ हैवी सीजनल पर्सिपिटेशन। ठीक है। तो ये किसकी वजह से हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, हैवी सीजनल पर्सिपिटेशन की वजह से देखने को मिल रहा है, एज वेल एज ग्लेशियर लिटरेट देखने को मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है। दो रीजन यहाँ पर मैंने आपको बताया फ्लडिंग का। पहला क्या है, हैवी सीजनल पर्सिपिटेशन, और दूसरा क्या है, ग्लेशियल रिट्रीट देखने को मिल रहा है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड ह्यूमन इंडक्टेड स्ट्रेचर सच एज लैंड यूज, लैंड कवर चेंज इन द रिवर बेसिन एरियाज ऑफ नेपाल एंड बिहार। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या, फ्लड टाइप की सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट होती जा रही है। ठीक है। नेपाल और इंडिया में भी। ठीक है। सो यहाँ पर किस में आती हैं, दो रिवर में आती हैं, दैट इज कोसी और गंडक रिवर में बाढ़ आ जाती है कभी कभी। ठीक है। तो कोसी रिवर बोलते नहीं है, कोसी रिवर बिहार की सबसे दुखद नदी मानी जाती है। ठीक है। दुखद नदी मतलब वहाँ उसी कोसी रिवर से बिहार पूरा डूब सकता है, ऐसा भी माना जाता है एक पल के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्रीमेंट हुआ था 1954 में, जिसको रिवाइज किया गया था 1966 में। ठीक है। रिवाइज किया गया था इस एग्रीमेंट को कब, 1966 में, इंडिया नेपाल कोसी एग्रीमेंट 1954, जिसका मकसद क्या था, टू रिड्यूस डिवास्टेटिंग फ्लड इन रिवर बेसिन। ठीक है। डिवास्टेटिंग फ्लड को रिड्यूस करना कहाँ पर, रिवर बेसिन में। ठीक है। इस एग्रीमेंट को साइन किया गया था बाय दिस एम। ओके। सो होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। हमें फ्लड से रिलेटेड कुछ काम करने की ज़रूरत है, और ना ही केवल ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन करने की ज़रूरत है, बल्कि और कुछ MOU साइन करने की ज़रूरत है विद चाइना और नेपाल, ताकि आगे आने वाले टाइम में, फ्यूचर में कुछ इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट ना हो जाए जैसा पाकिस्तान फेस कर रहा है। ठीक है। जैसा आसाम में होता है हर बार। ठीक है। जैसा बिहार में होता है हर बार। ठीक है। सो होप यू गॉट क्लैरिटी। अगर आपको कोई भी डाउट है, प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं ना। मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट का आज कुछ इंपॉर्टेंट मुझे नहीं दिखा, सो मैं इसको स्किप कर दिया। ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। हाँ, ईस्टर्न कमांड्स एक्स चीफ अनिल चौहान इज द CDS।
ठीक है, ये नए CDS बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चीफ, ठीक है, अनिल चौहान, ठीक है, ये इज द एक्स चीफ, और इनको अपॉइंट किया गया है CDS के पद पर, ठीक है, जो कि ब्लैंक थी, जो कि खाली थी, ठीक है। ये कब से खाली थी? ये दिसंबर के बाद खाली थी, जब जनरल बिपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था दिसंबर 2021 में, उसके बाद से ये पोस्ट खाली थी। नाउ इनको अपॉइंट किया गया है अनिल चौहान जी को न्यू CDS के तौर पे, ठीक है। जून में क्या हुआ था? जून में गवर्नमेंट ने कुछ अमेंडमेंट्स किए थे, ठीक है, जून 2022 की बात कर रहा हूँ, 2021 में नहीं पहुंच जाइएगा, ठीक है। जून 2022 में गवर्नमेंट से कुछ अमेंडमेंट्स किए थे इन द सर्विस रूल ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ठीक है। तो तीनों ट्रायो में इन्होंने क्या किया था? सर्विस के रूल में कुछ अमेंडमेंट्स किया था और अलाउ कर दिया था किसको? रिटायर्ड सर्विस चीफ को और 3 स्टार रैंक ऑफिसर को फॉर द एलिजिबल ऑफ कंसिडरेशन फॉर द कंट्री टॉप मिलिट्री पोस्ट, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी यहाँ पर मान लीजिए ये आर्मी है, ये नेवी है और ये क्या है? एयरफोर्स है। इन तीनों के ऊपर क्या रहेंगे? एक हेड रहेंगे, दैट विल बी CDS, ठीक है। तो ये CDS रहेंगे और ये तीनों को वो क्या करेंगे? एक रास्ता देने का काम करेंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? जून में कुछ अमेंडमेंट्स किए इन द सर्विस रूल ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स और अलाउ कर दिया क्या? सर्विस चीफ, ठीक है, रिटायर्ड सर्विस चीफ को अलाउ कर दिया, या तो 3 स्टार रैंक ऑफिसर होना चाहिए फॉर द एलिजिबल ऑफ द कंट्रीज टॉप मिलिट्री पोस्ट, ठीक है। हावेवर विद द एज लिमिट ऑफ 62, ठीक है, 62 यहाँ पर एज लिमिट बताई गई। रिटायर्ड सर्विस चीफ लार्जली रूल्ड आउट स्पेशली सो फॉर द प्रेजेंट कंसिडरेशन, ओके। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर एज भी मैंने आपको बता दिया 62 रहेगा, ओके। और रिटायर्ड चीफ भी अपॉइंट हो सकते हैं, ठीक है, या तो 3 स्टार रैंक ऑफिसर भी अपॉइंट हो सकते हैं फॉर द CDS पोस्ट, ओके। सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, दैट इज नेक्स्ट अटॉर्नी जनरल अपॉइंट हुए हैं, ठीक है, दैट इज वेंकटमानी, ठीक है, वेंकटरमन मानी, ठीक है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक्चुअली देखिए, पहले जो सेंटर ने ऑफर किया था किसको? मुकुल रोहतागी जी को किया था कि आप नेक्स्ट अटॉर्नी जनरल रहने वाले हैं, ठीक है, बट उन्होंने ऑफर को डिक्लाइन कर दिया, ठीक है, उन्होंने ऑफर को डिक्लाइन कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर वेंकट रमानी जी को अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू AG अटॉर्नी जनरल, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये अपना चार्ज लेंगे कब से? इस सितंबर 30 के बाद अपना चार्ज लेंगे। और अभी करंट कौन है? अभी करंट है के वेणुगोपाल, कल के दिन ये चार्ज लेने वाले हैं, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, वेंकट रमानी, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। सेंटर गिव्स 4% हाइक इन DA टू द एम्प्लॉयज अहेड ऑफ दीपावली, दीपावली आने की वजह से सेंटर ने 4% का DA में हाइक दिया है, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। सो सेंट्रल लेवल पे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं और गवर्नमेंट लेवल पे भी जितने एम्प्लॉयज़ हैं उन सारे की सैलरी 4% क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है। DA बढ़ाया गया है, डियरनेस अलाउंस होता है ये, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, PFI के अगेंस्ट लगभग 1400 केसेस हैं, PFI लीडर्स के अगेंस्ट एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट लगभग 1400 केसेस हैं। इसकी वजह से उनको बैन किया गया सेंटर के द्वारा। इनके लिंक्स भी है टेररिस्ट ग्रुप के साथ, ठीक है। गवर्नमेंट ने, कैबिनेट ने नोट कर दिया है फॉर द प्रपोजल ऑफ रीडेवलप्ड 3 रेलवे स्टेशन, ठीक है। 3 रेलवे स्टेशन को रीडेवलप करने के लिए कैबिनेट ने प्रपोजल किया है और वो कौन कौन से होंगे? न्यू दिल्ली, अहमदाबाद एंड मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ठीक है। तो इनका रीडेवलपमेंट के लिए यहाँ पर बात किया गया है और ठीक है, ये प्रपोजल किया गया है कैबिनेट के द्वारा, ठीक है। बॉर्डर सिचुएशन मूविंग टुवर्ड बिंग नॉर्मलाइज, ठीक है, ये किसके द्वारा कहा गया है? चाइनीज एनवॉय टू इंडिया, ठीक है। चाइना के जो एम्बेसडर है टू इंडिया, उन्होंने ये कहा है, स्वेन वेडोंग, उन्होंने ये कहा है कि जो बॉर्डर की जो सिचुएशन है ये नॉर्मलाइजेशन के टुवर्ड्स बढ़ रही है, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब हमको बात करने की ज़रूरत है और जो भी डिफरेंसेस है उसको एक साथ मिलकर सॉल्व करने की ज़रूरत है। ये चीज़ें यहाँ पर चाइना के एनवॉय ने कहा है टू इंडिया, ठीक है। द करेंट बॉर्डर सिचुएशन इज ओवरऑल स्टेबल, ये भी चीज़ें उन्होंने कहा है, मिस्टर सुन ने ये कहा है कि जो करेंट सिचुएशन है, बॉर्डर सिचुएशन, ये स्टेबल है, तो हमें यहाँ पर बैठकर डिफरेंसेस को रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, ठीक है। ही रिमार्क्स his remarks were at some variance with the comments of last week Army Chief General मनोज पांडे। उन्होंने कहा था कि जो रीजन है, देमचौक रीजन, देपसांग रीजन, LAC में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर फ्रिक्शन पॉइंट, ये भी कुछ फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं, ठीक है। देमचौक और देपसांग, इसको भी बैठ कर सॉल्व करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी भी 2 फ्रिक्सिंग पॉइंट यहाँ पर जनरल मनोज पांडे जी के द्वारा कहा गया है कि देमचौक और
देपसांग ऐसे रीजन्स है जहाँ पर डिसएंगेजमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ पर पुलिंग बैक ऑफ ट्रुप्स करने की ज़रूरत है, टैंक्स बहुत ज़्यादा डिप्लॉयड है यहाँ पर, तो यहाँ से हटाने की ज़रूरत है। ठीक है, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। और यहाँ पर क्या है, रसिया अभी रसिया के पक्ष में जो रेफरेंडम गया है, चारों का जो रेफरेंडम गया है, तो अब वो क्या चाहती है कि वो चारों कंट्री ज्वाइन करना चाहती है किसको, रशियन टेरिटरी को। ठीक है, तो अब रशिया क्या करेगा, यहाँ पर फुल एफर्ट अपना लगा देगा, क्योंकि अब बात आ जाएगी किसके ऊपर, रशिया के ऊपर बात आएगी। और यहाँ पर कुछ यूएस के द्वारा यहाँ पर बताए गए हैं कुछ नए सैंक्शन प्रिपेयर कर रहा है, न्यू राउंड ऑफ सैंक्शन प्रिपेयर कर रहा है यूएस अगेंस्ट रशिया। ठीक है, अब रशिया को अगर आप ज़्यादा इतना उकसाइएगा ना, तो रशिया अभी तक तो धमकी दे रहा था, पता चलेगा कि आप न्यूक्लियर छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब रशिया पे बात आ जाएगी। ओके, सऊदी अरेबिया के नए प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया गया है, जिनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान। याद रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सऊदी अरेबिया पावरफुल क्राउन प्रिंसेस मोहम्मद बिन सलमान वाज अपॉइंटेड टू द प्राइम मिनिस्टर पोस्ट। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बाय रॉयल डिक्री। ठीक है, रॉयल डिक्रीज के तहत से अगर देखा जाए तो इनको अपॉइंट किया गया है मोहम्मद बिन सलमान को एज अ प्राइम मिनिस्टर पोस्ट। ठीक है, ना मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, जो टी का जो एक्सपोर्ट है ये बढ़ा है, टी का जो एक्सपोर्ट है ये भी बढ़ा है। 116 मिलियन केजीज का हमें देखने को मिला है जनवरी से जुलाई दिस ईयर हमें देखने को मिला है, एज कंपेयर टू 103.38 मिलियन केजी अर्लियर लेटर्स। ठीक है, तो यहाँ से हमें टी में एक्सपोर्ट हमें देखने को मिला है। और जो फॉरेक्स रिजर्व है इसमें $23 बिलियन का हमें गिरावट देखने को मिला है बाई दिसंबर। ठीक है, इसमें हमें $23 बिलियन का गिरावट देखने को मिला है बाई दिसंबर। ये भी याद रखिएगा, बहुत दोनों इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर कल और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, सो वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, होप आपको आर्टिकल्स समझ में आए होंगे। ओके, अगर कोई भी डाउट होता है देन प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, हम मुझे प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, और वीडियो को जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि आपको हमारी वीडियो की ऐसी अपडेट्स मिलते रहें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।